जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी हमेशा कोशिश यह होती है कि सिर्फ कानूनी मुद्दों और नुक्तों को हम आपको नहीं समझाएं। हम यह लॉ का कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल के नहीं बैठे हुए हैं। हम कानून नहीं बताएं, कानून नहीं समझाएं। कानून में जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आपको न्याय मिल सके। सिर्फ इसलिए न्याय नहीं मिले कि आप असमर्थ हैं, पैसे नहीं हैं, आप इतने कमज़ोर हैं, इतने दूर रहते हैं। इन सारी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं और जहां आपका हक है उस हक के लिए कैसे लड़ सकते हैं, वह भी खर्चे की आपको चिंता नहीं करनी है। खर्चे की चिंता विधिक सेवा प्राधिकार करेगा, आपके पसंद का वकील मिलेगा। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं कानून की बात। दूसरे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप जानें। जैसे सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप किसी को डाइन कहेंगे तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, आप थाने में बंद होने के लिए तैयार रहिए, आप सज़ा पाने के लिए तैयार रहिए। अगर किसी को आप गाली देंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे तो उसी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। उग्रवादी हिंसा में, आतंकवादी हिंसा में, इस तरह के मामलों में दूसरा पक्ष जो घायल होता है या घायल नहीं भी हुआ तो उसके पक्ष का कोई आदमी मारा गया, उसके पक्ष का कोई विकलांग हो गया, उन सारे लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए कानून ने क्या व्यवस्था कर रखी है। कानून की बात में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, जिसको कि हम अक्सर झालसा कहते हैं, उसके पैनल लीडर अभिजीत कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अभिजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि पीड़ित की परिभाषा क्या होगी, विक्टिम कौन होगा, विक्टिम किसको कोर्ट मानता है, कानून किसको विक्टिम किसको कहते हैं। जहाँ तक विक्टिम की का डेफिनेशन की बात होती है, जहाँ तक इसकी परिभाषा की बात होती है, तो किसी भी अकरेंस के बाद दो पक्ष होता है। एक वो पक्ष होता है जिसने कि क्राइम को किया है या जो भी किया है, और एक दूसरा पक्ष है जो इससे अफेक्टेड हुआ है, इससे इसको नुकसान पहुंचा है, तो उसे हम लोग विक्टिम कहा जाता है। अब जस्ट हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताते हैं। जैसे किसी लड़ाई झगड़े में किसी ने किसी का घर जला दिया तो विक्टिम हुआ, जिसका घर जला वो विक्टिम हुआ, जिसने घर जलाया वो क्रिमिनल हुआ, क्राइम किया उसने, ठीक है ना। उसने घायल कर दिया, उसका पैर तोड़ दिया, उसके घर के लोगों को मार दिया, तो उसका परिवार जो है उसके लिए हकदार बन जाएगा। ये पीड़ित का मतलब। अगर व्यक्ति जीवित है तो वो व्यक्ति स्वयं विक्टिम होगा। इन केस अगर व्यक्ति के जीवन की हानि हो जाती है या वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो उनके सर्वाइवर्स होंगे तो उनको भी विक्टिम में माना जाएगा। फिर से पीड़ित की परिभाषा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और सरलीकरण करके समझाएं कि उसमें जो पीड़ित हो चुका है वह किस तरह अपने दावे को प्रस्तुत करें और किस तरह की कानूनी सहायता की उसमें जरूरत पड़ेगी और दावे किस तरह से मिले, किस तरह के दावे हैं यहाँ पे। इसके लिए हमको सबसे पहले हम लोग विक्टिम कंपनसेशन का जो अवधारणा है, इसका जो कंसेप्ट है, इसमें बहुत नीचे से शुरू से अगर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में ऐसा प्रोविजन है कि जीवन का अधिकार सबका अधिकार होता है। नहीं, उतना ही नहीं, लाइफ विथ डिग्निटी है, वो गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, सिर्फ जीवन नहीं है, लाइफ विथ डिग्निटी है। डिग्निटी जी, तो डिग्निटी, और इवन अगर हम लोग लाइफ को और ये एक्सपेंड होता जाता है, तो इसमें इसमें भी एक कंसेप्ट आ जाता है कि भाई कहीं आपको किसी ढंग से पीड़ित हो रहे हैं, आप या तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, अथवा सरकार के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, अथवा राज्य के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, अथवा किसी सिस्टम के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, तो उससे आपको कंपनसेशन का अधिकार है। तो यहाँ से बात शुरू होती है। इससे पहले भी ह्यूमन राइट्स में ऐसा है, लेकिन इसको पहली बार जो कोडिफाई किया गया ये है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन, पुरानी दंड प्रक्रिया के सेक्शन 545 में इसका प्रोविजन था, जिसको 41वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसको मॉडिफाई किया गया और नया सेक्शन आया है, सेक्शन 357। इसमें ये प्रोविजन बनाया गया है कि किसी भी केस के ट्रायल के दौरान या ट्रायल के रिजल्ट के बाद जो भी विक्टिम हो उसको कंपनसेट करने का प्रोविजन बनाया गया है। तो 1969 में ये रिपोर्ट आई थी और उसके बाद ये अमेंडमेंट आया और उसके बाद अब सेक्शन 357 है नए दंड प्रक्रिया संहिता में, जिसके माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन का प्रोविजन किया गया है। थोड़ा मुझे जी आप पूरी करने बात।
ये बेसिक लॉ है, और बेसिक लॉ के अलावा भी अदर लॉ के माध्यम से ऐसा प्रोविजन है कि जिससे विक्टिम को कंपनसेशन मिल सके। मैं अपने समझने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए भी मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो ह्यूमन राइट्स था, ह्यूमन राइट्स यानी हमारे जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर अगर किसी ने हमला किया तो उसको ह्यूमन राइट के माध्यम से हमको जाना पड़ता था। बहुत लंबी प्रक्रिया चलती थी, बहुत लंबी प्रक्रिया है उसकी। दूसरी, ये सिंप्लीफाई किया गया, ज़्यादा सरलीकरण हुआ इसका। इस सरलीकरण से लोग आसानी से दावे कर सकते हैं। अब हम जो जहां ले जाना चाहते हैं चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स के राइट्स अपनी जगह पर हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो रहेंगे। ये नया आया, आप जो नया सेक्शन आप बताया उसमें सरलीकरण करके। गांव में दंगे हो गए, शहर में दंगे हो गए, ये आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, उसकी वजह से किसी का घर फूंक दिया। अभी उग्रवादियों के बहुत सारे मामले चलते हैं जिसमें आए, उठा करके ले गए और उन्होंने सजा का ऐलान कर दिया। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना तो काम ही नहीं कर सकता है, इतनी पिटाई की, आधा इंच छोटा कर दिया, जो करना है वो सारा कुछ चलता रहा। दूसरे ये है कि आपदाएं हैं विभिन्न तरह की, जिन आपदाओं में भी वो पीड़ित होता है। उन आपदाओं से पीड़ित होने, जैसे कोविड ही है, कोविड की अलग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनिमम आपको देना पड़ेगा, तो मिनिमम सरकार राज्य 50,000 रुपये हम देंगे अगर वो हमारे यहाँ दवा पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर भी कर रहा है कि आप ये बताइए कि कितनों को दिया, आप जो बता रहे हैं वो आंकड़ा सही नहीं लग रहा है, ये आंकड़ा सही नहीं है। तो बहुत सारे मामले होते हैं कि लोग जानते ही नहीं है कानून क्या है, कि हम कैसे दावा करें। उग्रवादी हिंसा में मार के चले गए तो डर से हम जाते नहीं है पुलिस के पास, डर से सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जाते हैं कि हमारे घर का तो आदमी मारा गया, हमारा घर तो फूंक दिया, हमारा घर तो तोड़ दिया। उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो आपको या प्राधिकार को अप्रोच करे ताकि उसको मिल सके, मिलने की प्रक्रिया क्या है? एक तो पीड़ित आपने बता दिया, पीड़ित की परिभाषा बहुत आपने स्पष्ट कर दी कि वो जिसके साथ ऑकरेंस घटना घटी है, उसका नुकसान हुआ है, किसी तरह के जान माल की जो भी क्षति हुई है, वो तो पीड़ित हो गया। अप्रोच कैसे करें? जैसे उग्रवादी घटना से ही हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी अगर उग्रवादी घटना होती है तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें एक एफआईआर तो लॉन्च होता ही है कि फला डेट को इस जगह ये उग्रवादी घटना हुई जिसमें इतने लोग मारे गए, और उस केस का एक ट्रायल चलता है। तो उसमें 2 तरह का प्रोविजन है। एक पहला प्रोविजन है कि सिंपल स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सर्कुलर्स हैं, उग्रवादी घटना से हम लोग शुरू करते हैं। उस सर्कुलर में ये प्रोविजन बताया गया है कि जैसे एक सर्कुलर 2000 का था जिसको अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2000 से ऐसा चल रहा है कि अगर कोई सरकारी सेवक या सरकारी नौकरी वाले ये लोग पीड़ित होते हैं तो इन लोगों को 10,000 का मुआवजा का प्रोविजन है। उसके बाद एक 10 लाख होगा ना, हमको लगता है 10 लाख है। 10 लाख एक वहां से बात शुरू होती है। उसके बाद एक वो लोग तो खैर जानकार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वो अवेयर भी होते हैं, वो दावा भी करते हैं, उनको मिल भी जाता है। कंपैरेटिवली जो गैर सरकारी में नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हैं, अवेयर है, सरकार में आए, और बहुत सारे लोग बताने वाले इष्ट मित्र रहते हैं, उनके सगे संबंधी। दूसरा भी एक पक्ष है। दूसरा ये है कि एफआईआर लॉन्च होकर वो केस शुरू होता है तो उसमें राज्य एक पार्टी रहती है, तो ये एक सेल्फ मैकेनिज्म बनाया गया है कि सेक्शन 357 ऑफ दंड प्रक्रिया संहिता जो है, ये एक सेल्फ मैकेनिज्म है कि ये खुद ब खुद उसमें वैसा प्रोविजन है कि इंटरिम कंपनसेशन भी दिया जा सकता है और फाइनल कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। कोर्ट जैसे ये रियलाइज करती है कि ये व्यक्ति पीड़ित है अथवा इसे नुकसान हुआ है तो वो दिया जाता है। तो यहाँ 2 तरह की क्षतिपूर्ति की बात हो रही है। फिर थोड़ा सा क्षतिपूर्ति की जहां आप बात कर रहे हैं वहां फिर एक चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो क्षतिपूर्ति इस मामले में है कि वो जो घायल है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कराना है, इसलिए जरूरत है। एक वो इतना घायल है या डेथ हो गया कि घर में खाने का नहीं है, ये इंट्री में आ जाएगा, जो इंट्री में हम ये समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जी बताएं आप। तो एक तो 357 वाला जो प्रोविजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक सेल्फ मैकेनिज्म है, और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ढेर सारे सर्कुलर लाती है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे ही इसमें हम लोगों का जो सबसे लोअर लेवल पे है डालसा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डालसा हो गई, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो गई, और उसके बाद नालसा है। जी। तो सबसे अप्रोचेबल जो है
क्योंकि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो भी हैं तो वो एक राज्य के राजधानी में ही है। डालसा ऐसा है कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालसा है। तो कोई भी व्यक्ति डालसा को करना क्या है? डालसा तो बना दिया आपने, डालसा करती क्या है, करना क्या है उसको? बस कोई भी व्यक्ति वहां अप्रोच करेगा, उसके बाद डालसा अपने वकील के माध्यम से अथवा अपना जो भी मैकेनिज्म है उसके माध्यम से जिस ढंग का कॉम्पनसेशन संभव हो पाता है। अगर कोर्ट में कॉम्पनसेशन लेना है तो वहाँ जो वकील रिप्रेजेंट कर रहा है उसके माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से हो जाता है। उसके पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट से होता है तो डालसा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था है कि डालसा उस एजेंसी को या सरकार को या जो भी उसका मैकेनिज्म है, डालसा खुद अप्रोच करके उस व्यक्ति के कॉम्पनसेशन के लिए प्रयास करती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? विक्टिम को क्या करना पड़ेगा? कितना खर्च करना पड़ेगा? कितना खर्च करना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? किससे अप्रोच करना पड़ेगा? कौन होगा वो? कोई खर्च की जरूरत नहीं है, विक्टिम बस केवल डालसा में अप्रोच करे। एक चीज आप याद रखें जो वकील साहब ने बताया कि अगर आप विधिक सेवा प्राधिकार जो हर कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां आप जाते हैं तो आपको अपने कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है, कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना है। आपको सिर्फ वहां पहुंचना है, पहुंच करके वहां पर पत्र लिखने के लिए जो आपका कंप्लेन है वो कंप्लेन लिखने, उस कंप्लेन को एंटरटेन करने के लिए वकील की व्यवस्था करने, ये सारी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार के जिम्मे। जैसा वकील साहब बताए, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि इस तरह की कहीं भी कोई घटना आपके यहाँ, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में किसी को हुई हो तो आप उनको यह बता सकते हैं कि इस तरह से वो क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। जी आगे। और इसके आगे भी कानून डेवलप हुआ है। इसके आगे कानून डेवलप हुआ है कि अलग अलग तरह के लॉ हैं, अलग अलग तरह के लॉ हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। उसके बाद एक वीमेंस के लिए बहुत बड़ा लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें भी ऐसा प्रोविजन बनाया गया। तो अलग अलग कानूनों के माध्यम से ऐसा प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिल सकता है। क्षतिपूर्ति और सहायता संरक्षण, तीनों चीजें। सहायता संरक्षण हर चीज के लिए अलग अलग लॉ में। तो ये 3-4 जो मैंने लॉ बताए हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहाँ कंज्यूमर क्या है? वो जो कंज्यूमर जो ठगा गया है या जिसने खरीदा, सर्विस नहीं मिली, जिसने सेवा का इस्तेमाल किया, वो कंज्यूमर हुआ। ही इज ए काइंड ऑफ पीड़ित। ओके, वो एक ढंग से पीड़ित है। वो सरकार से नहीं पीड़ित है, उसके शरीर पे चोट नहीं लगी, लेकिन उसका आर्थिक नुकसान हुआ है, उससे मेंटल एगोनी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नालसा ने कंपनसेशन दिलाया, शायद नालसा ने ऑर्डर किया था, ये उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ऑर्डर किया था और वो नहीं दे रहा था। वो एक आदमी की ट्रेन इतनी लेट हो गई थी जिसकी वजह से जो है वहां पहुंचने की होटल वगैरह का जो खर्चा था वो सब उनका चला गया था। 25-50 हजार रुपये का था। लंबी लड़ी उन्होंने, तो विथ इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। रेलवे ने कहा कि हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं, बोले प्रोविजन बनाइए, नहीं है तो बिल्कुल आपकी वजह से नुकसान हुआ तो ये प्रोविजन आप बनाइए ना। आपने सेवा दे रहे हो, कहा कि हम इतने घंटे में पहुंचाएंगे, बिल्कुल। इतने घंटे से इतने घंटे में भी नहीं पहुंचाया आपने, इसकी वजह से लिंक मिस कर गया, इनका लिंक मिस किया तो उसकी वजह से वो नुकसान हुआ। तो ये दावा वो किया। तो वही मैं जो कहना उस तरह के दावे के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ये कमीशन है, आयोग है, वहां जाना है, अदालत, इस तरह का जो फोरम मंच है वहां जाना है, या सीधे लोक अदालतों में भी जा सकते हैं और ये क्या नाम है आपको डीएलएसए में भी जा सकते हैं। डीएलएसए ही रास्ता बता सकता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपको आसानी होगी। एक व्यक्ति अगर डीएलएसए में अथवा स्टेट लीगल सर्विसेज में, जैसे अगर कोई, मैं बाय वे ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कोई रांची का व्यक्ति हो, तो चूंकि ये स्टेट का कैपिटल है तो वो आदमी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वालों से थोड़ा सा ज्यादा किस्मत वाला है कि उसे 2 जगह मिल जा रहा है। एक तो डीएलएसए वो जा सकता है, डीएलएसए से झालसा जा सकता है, झालसा जा सकता है। झालसा जाएगा। अब झालसा जाने के बाद उसे बहुत इजी मैनर में लॉ बता दिया जाए कि भाई उसे जिस ढंग का नुकसान है तो किस लॉ में आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि हम लोग पैनल लॉयर हैं और बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं जो उस सेवा को प्रदान करने के लिए वहाँ उपलब्ध हैं जी। तो उन्हें कानून बता दिया जाएगा। उसके बाद व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पे निर्भर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहें कि नहीं, तब फिर जब मुझे कानून पता चला तो मैं अपने वकील के माध्यम से लड़ूंगा, या कोई व्यक्ति ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर है तो वहाँ उसके लिए ये सेवा भी उपलब्ध है कि उसे निःशुल्क वकील की सहायता प्रदान की जाएगी। तो जहाँ भी उसका रेलवे का केस हो तो रेलवे में वकील उपलब्ध करवा दिया जाएगा, हाईकोर्ट का केस हो तो हाईकोर्ट के लिए किया जाएगा।
उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो निशुल्क वकील, अगर व्यक्ति असक्षम है वकील रखने में, तो निशुल्क विधिक सेवा भी वहाँ उपलब्ध है। अब ये जो उसको हक मिलना है, क्षतिपूर्ति मिलनी है, इसमें कितने साल, जैसे अदालतों में 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं, खास के जमीन के मामले जो है 20 साल, 25 साल, 30-30 साल से मामले चलते रहते हैं। ये जब आपके लोक अदालत में जाएगा, इस तरह के मामलों के हम पीड़ित हैं, पीड़ित होने का मतलब कि हमको घाव हुआ है तो घाव का तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, हमको चोट लगी है तो चोट का ट्रीटमेंट चाहिए, उसके इलाज के लिए खर्चे चाहिए, डॉक्टर का जो फीस देना है, हॉस्पिटल का जो फीस देना है, या हमारा जो आदमी मारा गया उसकी वजह से घर का मुखिया था, हमारा घर का काम नहीं चल रहा। जैसे कि आपके यहाँ एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, उसमें लंबे मैंने हमको 3 दशक पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें 10,000 रुपये मात्र प्रावधान था। घर का मुखिया अगर किसी घटना दुर्घटना में मर गया तो 10,000 रुपये तुरंत उसको दिए जाएंगे, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था में तुरंत हमको मिलना है, तो इसमें प्रक्रिया जो चलती है वो कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है और कैसे प्रक्रिया चलती है, कि जहाँ तक आप बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि यहाँ अप्रोच करेंगे हम तो डीएलए से फिर उस पार्टी को अप्रोच करेगा जिस पार्टी से उसको क्षतिपूर्ति दिलानी है, तो एक लंबी प्रक्रिया है, फिर आएगा, बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा। तब तक की स्थिति में जो इंटरिम आपने कहा कि उसको मदद मिल जाए ताकि वो खड़ा हो सके आपने करना लड़ाई लड़ने के लिए, तो 2-3 स्टेप्स है। तो इसके लिए हमारे यहाँ ये प्रोविजन है कि करीब करीब मंथली और करीब करीब हर वीकली लोक अदालत का भी प्रोविजन है कि हम लोग जो भी दो पार्टी हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करते हैं कि मैटर को सेटल कर दिया जाए। सेटल कर दिया जाए यानी दोनों पक्ष बैठ जाए, दोनों पक्ष आ जाते हैं, दोनों पक्ष जान रहे हैं कि मेरे तरफ से गलती है और ये विक्टिम है, अगर ये वो पक्ष जान रहा है, तो वो भी कानूनी प्रक्रिया जो होती है, तो उसके लिए भी तो ये एक कम्बरसम प्रक्रिया होती है। वो भी एक वकील रखेगा, वो भी लड़ेगा, तो उसका भी एनर्जी जाएगा। क्यों न वही एनर्जी से इस व्यक्ति का भला कर दिया जाए। तो इसके लिए नहीं, यहाँ दोहरा फायदा मुझे दिख रहा है, जो आप बता रहे हैं उसे दोहरा फायदा दिख रहा है। वहाँ एडवोकेट करेंगे तो हमको अपना खर्च देना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ हमको कोई खर्चा नहीं देना पड़ा है, बिल्कुल। डीएलए से हमको मुहैया कर रहा है वकील, बिल्कुल। दूसरे की स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ रही है, हमको स्टाम्प का भी खर्चा नहीं देना पड़ रहा है। हम अपनी बात भी वहाँ कह सकते हैं, अदालत में तो हमारी बात को वकील साहब कहेंगे, जी जी जी, हम तो अपनी बात कहेंगे, गवाही में हाँ हूँ करने के अलावा हम तो अपनी बात कह नहीं सकते हैं। यहाँ तो हम अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इन्हीं से पूछ लिया जाए, सामने है इनके साथ, इन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया, ये राइट भी है हम। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आगे मैं अपने बात को ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग उग्रवादी हमलों और ये सब बातों में दूसरा थे। जी। एक हमारे यहाँ प्रोविजन है कि वीमेन बहुत बड़ी विक्टिम होती हैं, किसी भी तरह का ऑफेंस हो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो वुमेन एक पार्टी होती है। तो एक यहाँ बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है नालसा के माध्यम से। ये इनफैक्ट नालसा के माध्यम से क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर की सुनवाई चल रही थी, निपुण सक्सेना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, अब बोली कि भाई जो भी महिलाएं होती हैं जो कि इस ढंग के हरासमेंट की या अन्य तरह के हरासमेंट की विक्टिम होती हैं, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी कंपनसेट किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो एक स्कीम बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक स्कीम बनाया गया है जिसको कहा जाता है कि कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असल्ट एंड अदर क्राइम्स। इसका डेवलपमेंट होता है कि 2015 में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम बनाया था जिसमें केवल 2 चीज था, रेप विक्टिम और एसिड अटैक विक्टिम के लिए 3 लाख रुपए का प्रोविजन था और अदर्स के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन था। ये बात थी 2015 की। फिर 2018 में ये एक स्कीम आया है, ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं। इसको डिटेल थोड़ा बता दें इसका। अच्छा जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी शुरुआत हुई कि सुप्रीम कोर्ट में उस निपुण सक्सेना वाले केस की सुनवाई के दौरान से शुरू हुई, फिर कमेटी बनाया, कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मांगी कि भाई कितने % जो विक्टिम है वो वुमेन है, कैसी है, क्या है, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। ये सब देख के ये रियलाइज किया गया कि ये बहुत बड़ा फील्ड है और ये एक ऐसा स्कीम बनना चाहिए जिसमें एक कंप्लीट कोड हो, एक पूरा प्रोविजन हो, जिससे कि जो विक्टिम महिलाएं होती हैं उनको न्याय, या उनको न्याय एक अलग चीज होती है, उनको एक कंपनसेशन कम से कम मिल सके। या कंपनसेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ न्याय, क्योंकि अगर हम लोग अपने दंड प्रक्रिया संहिता के
को लेके चलेंगे तो भाई ये तो बड़ा क्लियर है कि एक पक्ष होता है जिसको दंड मिलता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है, जो कि पीड़ित होता है, जिसका नुकसान होता है, उसके लिए क्या है। तो उस जगह हम लोगों का कोड साइलेंट था। हाँ, किसी को आजीवन कारावास मिल गया, या किसी को 10 साल की सजा मिल गई, या किसी को 7 साल की सजा मिल गई, चलो वो तो हुआ कि वो जो क्रिमिनल था वो सोसाइटी से गायब हो जाएगा, लेकिन इससे जो पीड़ित हुए, इससे जो क्षतिग्रस्त, उसका क्या होगा। तो यही सब देखते हुए वीमेंस के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें एक कंप्लीट कोड बना दिया गया है। ये कंप्लीट कोड है, छोटा सा एक्ट है, 17-18 सेक्शन। इसमें पूरा बनाया गया है कि वीमेन विक्टिम जो होती है उनके लिए सेल बनाया गया है, उसके लिए फंड की व्यवस्था है, उसमें प्रोविजन है कि वो डालसा में या झालसा में वो या स्टेट लीगल सर्विसेज में वो अप्लाई कर सकती है। फिर सारा प्रोविजन बना के ये एक कंप्लीट कोड बनाया दिया गया। तो मैं कहूँगा कि भारतीय व्यवस्था के लिए ये एक माइलस्टोन है, जहाँ चूंकि महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण और दोहन है। तो एक सवाल मेरा और रह जाता है, क्रिमिनल का भी परिवार विक्टिम में आता है कि नहीं आता है? इसलिए कि वो चला गया, घर का मुखिया था, मारपीट करके या जैसे भी हो, जिस भी घटना में क्राइम उसने किया और क्राइम की वजह से उसे सजा मिली, और वो परिवार भूखे मरने की नौबत में है। वो कहीं से दावा कर सकता है कि नहीं भाई मुझे तो जीने का अधिकार है ना, मैंने एक परिवार बसाया था, जिस परिवार बसाने की प्रक्रिया में एक बाप बना था, एक पति बना था, एक भाई बना था, एक बेटा बना था, उसको तो आपने सजा उसकी दी, हम क्या करें? वो कहीं है कि नहीं शामिल? इस पर हम लोग अगली बार भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय से कौंध रही थी ये बात कि उसके लिए कुछ है क्या। दरअसल कानून जो है, वकील साहब कानून तो बनाते नहीं है, कानून पर बात करते हैं, कानून की बातें समझाते हैं। हम पहले दो चीजें समझ लें, एक है पीड़ित विक्टिम और एक है विक्टिमाइज करने वाला, क्राइम करने वाला। तो जो विक्टिम हुआ, जिसने पीड़ित को पीड़ा दी, उस पीड़ा के एवज में किस किस तरह पीड़ा की एवज के लिए क्या क्षतिपूर्ति है, क्या मुआवजा है, इसके बारे में क्या प्रक्रिया है, कैसे बहुत आसानी से बगैर कोई खर्च किए हुए, बगैर अपनी गरीबी का रोना रोते हुए, बगैर अपने अप्रोच का रोना रोते हुए आप आसानी से इन सब चीज़ों को अपना पक्ष रखते हुए अदालत के सामने विधिक सेवा प्राधिकारों के माध्यम से सुविधा पा सकते हैं। इसके बारे में अभिजीत कुमार सिंह जो झालसा के पैनल लीडर हैं आपको आज बताया। तो आज तक कानून की बात में इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।